दोस्तों नमस्कार। हमने और आपने सीबीआई को भी देख लिया और अब ईडी को भी देख रहे हैं, क्योंकि एक दौर था जब सीबीआई की तूती बोलती थी और एक दौर ऐसा है जब ईडी की तूती बोलती है। जिस दौर में सीबीआई थी, राजनीतिक सत्ताएं डोलने लगती थी। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जब थे, उनकी गद्दी तो सीबीआई ने ही ली थी और अब ईडी है। और ईडी क्या केजरीवाल की गद्दी लेने पर उतारू है, या फिर इस देश के कई मुख्यमंत्री उसकी फेहरिस्त में हैं जिनकी गद्दी वह छीन लेगी? यह सवाल इस दौर का है। लेकिन जैसे ही जिक्र सीबीआई का होगा और अब जैसे ही जिक्र ईडी का हो रहा है, तो एक क्षण के लिए जरा समझ लीजिए, जो राजनीतिक प्रयोग सीबीआई के जरिए हुआ और उस सीबीआई से दो दो हाथ करने के लिए इस देश में गैर बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने कमर कस ली, तलवारें निकाल ली और एक के बाद एक दर्जन राज्यों ने यह तय कर लिया कि अपने राज्य में सीबीआई के अधिकारी को घुसने नहीं देंगे। लेकिन ईडी के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि ईडी का अधिकारी आपके राज्य में ना घुस पाए, क्योंकि ईडी के पास इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मसले हैं, उस पर भी फॉरेन फंडिंग से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उस पर भी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी पूंजी को भारत लाना और उसको ना दिखलाना, ऐसी परिस्थितियां ईडी के साथ जुड़ी है। और उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गिरफ्तारी का हक ईडी को दिया हुआ है, तो आप ईडी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जब देश के भीतर राजनीतिक परसेप्शन ही इस बात को लेकर बनाया जाने लगे और बनने लगे कि दरअसल भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो चला है कि उसमें ईडी की हर कार्रवाई सही है, और उसी प्रक्रिया के भीतर अदालतों का फैसला भी निकल कर आने लगे, या अदालतों से निकले फैसले से जो परसेप्शन बने वह ये बताने लगे कि राजनीतिक तौर पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नेता कितने करप्ट हैं, और जो भी बीजेपी में शामिल हो जाता है वो करप्ट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो फिर राजनीतिक सौदेबाजी में वह लंबे वक्त तक बीजेपी के अनुकूल माथा टेक कर खड़ा रहता है। तो क्या पहली बार सीबीआई के बाद ईडी को लेकर भी अब गैर बीजेपी शासित राज्यों ने तलवारें निकाल ली हैं? खुले तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र भेज दिया, आप हमें बुलाना क्यों चाहते हैं? क्या हम दोषी हैं इसलिए बुलाना चाहते हैं? क्या हम गवाही देने आपके पास आए? मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, जनता ने हमें चुना है और हमें जनता को लेकर जिम्मेदारी है, हमारे कुछ काम हैं और फिर चुनाव का मौका है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होना है, उनके साथ राजनीति को देखना और समझना है। तो कैसे हम आपके कहने भर से आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं? आप पहले बताइए तो आप हमें बुला क्यों रहे हैं? इस पत्र के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल निकल पड़े मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए। और जब यह खबर आग की तरह फैली तो सिंगरौली में जहां चुनाव प्रचार करने वो उतरे, जहां पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं, जिनका ऐलान 23 तारीख को ही हुआ, उनके पक्ष में साथ लेकर वह जिस अंदाज में निकले उससे भीड़ कोलाहल बढ़ता चला गया। यह एक तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा कांग्रेस शासित राज्यों का है, जहां पर पहली बार खुले तौर पर, चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, ईडी को लेकर तलवारें इस रूप में खींच ली गई हैं कि ईडी न सिर्फ एक सरकार के लिए काम करने वाली संस्था है, बल्कि यह बेहद भ्रष्ट संस्था है। और ईडी के 2 अधिकारियों को आज घूस लेने के आरोप में वहां की भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी जो राजस्थान पुलिस की है, उसने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उससे एक कदम आगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुलकर सामने आए और वो कहने लगे कि ईडी की गाड़ियों की जांच कौन करेगा, जब ईडी राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रही हो और चुनाव के मौके पर उसकी तमाम कार्रवाई बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाली हो, तो ईडी की गाड़ियों में क्या है इसकी जांच कोई करेगा? क्या है से मतलब यह है
खुले तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, इन गाड़ियों में पैसा भर के छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में यह पैसा बांटा जाएगा और इनकी जांच क्यों नहीं होती है। इस गंभीर आरोप को पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बतलाएंगे कि आने वाले वक्त की राजनीति की दिशा जो है, क्यों सीबीआई, ईडी मौजूदा दिल्ली की सत्ता और मौजूदा वक्त में गैर बीजेपी शासित राज्यों की राजनीति की तकरार चरम पर है। सुनिए पहले भूपेश बघेल ने कहा क्या। उसकी चेकिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। तो ना सिर्फ ईडी बल्कि सीआरपीएफ की गाड़ियों का जिक्र भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुलकर कर रहे हैं और इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि इन गाड़ियों में केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता या बीजेपी का पैसा भर भर के लाया जा रहा है, जो इन चुनाव के वक्त लुटाया जाएगा और जीत तय की जाएगी। इसकी जांच के लिए वह चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे हैं कि आप जरा जांच तो कीजिए। तो क्या राजनीति इस दिशा में जा चुकी है कि इस देश की केंद्रीय एजेंसियों को अभी तक ढाल बनाया जा रहा था या हथियार बनाया जा रहा था, लेकिन जिन एजेंसियों का काम और जिस सीआरपीएफ का काम अपने तौर पर चुनाव साफ सुथरा हो, उस दिशा में कराना हो, अगर वह खुलकर सरकार के साथ यानी केंद्र सरकार के साथ यानी केंद्र में जिस पार्टी की सत्ता है उसके साथ खड़ी हो जाए, तो फिर कोई क्या करेगा? यह एक सवाल जो छत्तीसगढ़ से निकल कर आया। दूसरा सवाल का जवाब राजस्थान में अशोक गहलोत ने दिया। उनके बेटे से 9.5 घंटे की पूछताछ फेमा के तहत कल ही तो हुई और उसके बाद लगभग 3.5 घंटे के बाद राजस्थान के जरिए इस खबर को साफ तौर पर राज्य सरकार लेकर आई कि वहां पर जो एसीबी है यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है और उसके जो अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी हैं, उन्होंने बतलाया कि दरअसल ईडी के 2 अधिकारी नवल किशोर मीणा और सहायक उनके बाबूलाल मीणा, इन्होंने घूस मांगी और घूस लेते हुए ये गिरफ्तार किए गए। बकायदा 500 रुपए के नोटों के बंडल बताए गए, दिखाए गए, तस्वीरों के साथ चस्पा किए गए। ईडी का अधिकारी भ्रष्ट है। ईडी की गाड़ियों में सरकार पैसा भेजकर चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ रही है। तो एक क्षण के लिए याद यहां पर सीबीआई को कर लीजिए। सीबीआई जब आंखों की नूर राजनीतिक सत्ता की थी 2014 के बाद, उससे पहले भी वो रही है, लेकिन 2014 इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में मोदी की सत्ता बनाम गैर बीजेपी शासित राज्यों की लड़ाई राजनीतिक तौर पर पूरे उभार पर है और यह सबको पता है कि किसी भी राज्य के किसी भी छत्रप को ईडी जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकती है, 1 बरस तक जेल में रख सकती है और यह अधिकार उसे सुप्रीम कोर्ट से मिले हैं। लेकिन फिर जरा परखना शुरू कीजिए वो कौन सी स्थिति थी जब सीबीआई राज्य दर राज्य जाती थी और संयोग से जिन राज्यों में सीबीआई गई और जिन राज्यों ने सीबीआई के अधिकारियों पर बंदिश लगा दी कि आप यहां पर नहीं घुसेंगे, उन्हीं राज्यों के भीतर इस वक्त ईडी की पहुंच और पकड़ तेज हो गई है और उन्हीं मुख्यमंत्री उनके करीबियों को लेकर और वहां के करप्शन को लेकर ईडी उठा रही है, जिसको 5 बरस पहले तक सीबीआई उठाती थी। पंजाब के भीतर माना जा रहा है भगवंत सिंह मान निशाने पर आ सकते हैं शराब नीति को लेकर। आज नहीं कल उनको भी नोटिस जाएगा ही। वहां पर 2 विधायकों के यहां छापे मारे जा चुके हैं। आज दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री के घर पर छापे पड़े।
लकीर वहां तक जाएगी, लेकिन एक क्षण के लिए याद कीजिए, जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उन्होंने खुले तौर पर कह दिया था अब हम सीबीआई के अधिकारियों को नहीं आने देंगे। उसमें पहला नंबर पंजाब का था, उस समय कैप्टन मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ निकल कर आए। राजस्थान में गहलोत ही मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ में सीबीआई पर बंदिश लगाने के वक्त भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री। इन्होंने भी कहा नहीं आना है, लेकिन ईडी की फाइल में आज की तारीख में जब उसकी तूती बोल रही है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत फेमा के तहत ईडी की लिस्ट में है। पूछताछ लगातार हो रही है। अगली पूछताछ कब होगी, 24 घंटे पहले नोटिस दे दिया जाएगा। इसकी जानकारी ईडी के अधिकारियों ने उनके बेटे को दे दी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल शराब नीति को लेकर और उनके इर्द गिर्द के तमाम अधिकारी, उनके पॉलिटिकल सचिव सभी दायरे में है। 9 नौकरशाह जेल के भीतर हैं और उस ईडी को कैसे रोका जाए और किस रूप में ना रोका जाए तो तलवार वहां भी खिंच गई। राजस्थान में अगर गिरफ्तारी के जरिए गहलोत ने बतलाया कि यह करप्ट है, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने कहा कि यह दरअसल पॉलिटिकल करप्शन के आधार पे चल रहे हैं और पॉलिटिकल करप्शन को पनाह दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, आप इनकी गाड़ियों की जांच कीजिए जिसमें नोट भर कर आ रहे हैं। कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी लगातार इस बात को कहते रहे हैं, इनको निशाने पर लेना होगा। यह जो कहते हैं कानून के तहत हम कानून का पालन करेंगे, और इसीलिए 5 दिनों तक लगातार 50 घंटे पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने राहुल गांधी से की। फिर सोनिया गांधी को 3 दिन बुलाया, 28 घंटे उनसे पूछताछ की। कांग्रेस इससे हिचकी नहीं, लेकिन अब सवाल यह था कि जब चुनाव का वक्त है तो चुनाव के मौके पर ईडी अगर इस रूप में काम कर रही है तो वो राजनीतिक तौर पर मौजूदा सत्ता के हथियार के तौर पर काम कर रही है। और इसीलिए इस मैसेज को अब चुनाव के वक्त देने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव का परिणाम ही तय करता है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर बीजेपी 5 राज्यों में एक भी राज्य नहीं जीत पाई तो बीजेपी इस दौर में जो कर रही है वो सभी काले लकीर के तहत लिखा जाएगा, और इस बात का ऐलान होगा कि 2024 में इसी तरीके से जांच एजेंसी और नौकरशाहों को आधार बनाकर कहीं बीजेपी चुनाव जीतने की दिशा में तो नहीं बढ़ेगी। मसला इतना पर नहीं है। उसके बाद आइए पश्चिम बंगाल के भीतर, वहां पर भी ममता बनर्जी ने सीबीआई के अधिकारियों को आने से मना कर दिया। और आज की तारीख में शारदा नारदा कांड हो या फिर शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे माइंस का मामला हो, इसको लेकर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी रडार पर नहीं है। लगातार पूछताछ जारी है। मामला अदालत में भी जाता है, वहां से भी कहा जाता है पूछताछ होगी। कई नेताओं मंत्रियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो टीएमसी से जुड़े। सब कुछ हो रहा है खुले तौर पर। और इस दौर में जब अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया तो ममता बनर्जी ये कहने से चूकी नहीं। इनका काम है इस रूप में राजनीतिक तौर पर ईडी का इस्तेमाल करना, और कई मुख्यमंत्रियों को यह निशाने पर लेंगे। सीबीआई को रोका गया था पश्चिम बंगाल में भी, सीबीआई को तो तेलंगाना में भी रोका गया था। तेलंगाना इस दौर में बीजेपी के साथ खड़ा है क्या, जिसका जिक्र राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। और राजनीतिक तौर पर ईडी से बचने के लिए ही क्या केसीआर और बीजेपी के बीच तालमेल हो चुका है क्या? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीआई को रोकने वाले तेलंगाना के भीतर से ईडी के खिलाफ कोई आवाज नहीं आई। यानी राजनीतिक तौर पर बीजेपी के साथ अगर सहमति हो जाए तो फिर हम खामोशी बरतेंगे, लेकिन सहमति नहीं हो तो विरोध करेंगे। सीबीआई के वक्त सहमति नहीं थी तो विरोध हो रहा था, राज्य में नहीं घुसने देंगे, इसका ऐलान केसीआर ने ही किया था। और वही केसीआर ईडी को लेकर इस दौर में खामोश हैं, क्योंकि उनकी अपनी बेटी दिल्ली की शराब नीति के तहत ईडी के रडार पर है। एक बार बुला चुके हैं और उसके बाद राजनीतिक सहमति हो गई। तेलंगाना के बाद झारखंड, 6 नोटिस दिए जा चुके हैं हेमंत सोरेन को। तेलंगाना में भी और झारखंड में भी ऐलान किया गया था कि सीबीआई के अधिकारियों को नहीं घुसने देंगे। और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कहा, और जब ईडी एक के बाद एक नोटिस उन्हें दे रहा था तो उन्होंने दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया, उन्होंने दरवाजा हाई कोर्ट का खटखटाया। यह समझने की जरूरत है कि इस दौर में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
जैसे ही मामला ईडी से जुड़ा हुआ आता है और राजनीतिक तौर पर विपक्ष इस बात को खुले तौर पर बताने से घबराता और कतराता नहीं है कि इनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी अदालतों के जरिए उस प्रोटोकॉल को देखा जाता है जो जांच एजेंसी जब इस तरीके से किसी को नोटिस देती है, पूछताछ करती है, अरेस्ट करती है, तो उसको एक प्रोटोकॉल मान लिया जाता है कि नहीं नहीं यह सही है। ईडी का अधिकारी घूस ले रहा है, यह पहली बार नहीं है। फाइल खोलिएगा तो आपको ईडी के 100 से ज्यादा अधिकारियों के नाम मिलेंगे अलग अलग वक्त में। फाइल खोलिएगा तो सीबीआई के भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बड़ी लंबी आपको नजर आएगी। फाइल खोलिएगा तो इनके जरिए किस किस रूप में राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है इसका भी कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि न सिर्फ झारखंड बल्कि तमिलनाडु के भीतर भी सीबीआई को रोका गया था और इस वक्त ईडी तमिलनाडु के नेताओं को भी खुले तौर पर घेरने से नहीं कतरा रही है जो सत्ता में है, यानी डीएमके के साथ जुड़े हैं। राजनीतिक तौर पर अगर आप राज्यों को गिनना शुरू करें और सिर्फ उन्हीं राज्यों को ले जहां जहां सीबीआई के कदम पड़े और उन राज्यों ने खुला विरोध किया, उन्हीं राज्यों के भीतर इस वक्त ईडी जो कर रही है, तो क्या एक चेहरा सीबीआई से ईडी का बदला है? और अब पहली बार इंडिया गठबंधन को समझ में आ गया कि दरअसल चुनाव के मौके पर इस तरीके से झुकना ठीक नहीं। तो केजरीवाल ने सवाल कर दिया, गहलोत ने गिरफ्तार कर लिया, बघेल ने खुले तौर पर बता दिया कि इनकी गाड़ियों में नोट भर के आते हैं, आप पूछताछ मत कीजिए, आप उन गाड़ियों को जांचिए। तो इलेक्शन कमीशन से कहा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन का यह काम है, ये जानते समझते हुए कि राजस्थान में बीते दिनों इलेक्शन के ऐलान के बाद से लगभग 1,500 करोड़ से तकरीबन ज्यादा का जो कैश है, ड्रग्स है, सब लिया गया है। मध्य प्रदेश के भीतर 250 करोड़ से ज्यादा कैश और ड्रग्स जब्त किया गया है। कहां से पैसा आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, इलेक्शन कमीशन मूव करेगा। तो शायद इसीलिए पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, इन तमिलनाडु, इन तमाम जगहों पर देखिए तो सीबीआई को रोका गया और सीबीआई जिस मामले में घुसती है उसकी एक फाइल ईडी के पास चली जाती है। इसीलिए सीबीआई ने अप्रैल में पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की थी और अब नवंबर के महीने में ईडी ने बुलावा भेजा। मनीष सिसोदिया से शुरुआती पूछताछ सीबीआई ने की थी, उसके बाद पूछताछ ईडी ने की और अरेस्ट कर लिए, क्योंकि ईडी के पास पावर है अरेस्ट करने का और 1 साल तक वह अपने पास रख सकती है ना कमाल की स्थिति। तो क्या इस दौर में राजनीतिक परसेप्शन जो बन रहा है वो इस सरकार मौजूदा वक्त में जो बीजेपी की सत्ता है या मोदी सत्ता और अमित शाह के ऊपर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, अब उसको राजनीतिक अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है क्या? इसीलिए अब इंडिया गठबंधन ने यह मान लिया है कि 2-2 हाथ करना ही होगा और बिना इसके अब कोई राजनीतिक मैसेज नहीं जाएगा, अन्यथा इन्हीं के आसरे चुनाव जीतने के तमाम हथगंडे कैसे अपनाए जाएंगे, जिसका जिक्र भूपेश बघेल ने खुले तौर पर कह दिया कि कैसे किस रूप में इनकी गाड़ियों तक का इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल यहां करप्शन का नहीं है, सवाल सत्ता में आने का और सत्ता को बरकरार रखने का और सत्ता को पाने का। इनके जरिए इन एजेंसियों का अगर इस्तेमाल होता है और यहां तक कि सीआरपीएफ की गाड़ियों का भी इस्तेमाल, क्योंकि वह सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन है और वह गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। गृह मंत्री देश के अमित शाह हैं जो कि खुद बीजेपी की राजनीतिक रूपरेखा बनाते हैं। चुनाव में कैसे किस रूप में लड़ना है उन्हें ही बीजेपी के भीतर असल चाणक्य माना जाता है। तो जिसको बीजेपी के जिताने का जिम्मा है उसी के पास इन तमाम फोर्सेस एजेंसी की लगाम भी है। अब वो क्या करेंगे? क्या ये दोनों उस दायरे में आ रहे हैं जहां पर कोई करेगा कि अपने फायदे के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया? क्या ऐसी स्थिति है? तो क्या इलेक्शन कमीशन ये देखने को तैयार है या नहीं है? और जिस सवाल को लेकर केजरीवाल ने कहा कि आप हमें बुला क्यों रहे हैं, बताइए तो सही, तो क्या इस साफगोई की कोई जरूरत नहीं है? कानून के दायरे में, रूल ऑफ लॉ के तहत, और खुद ईडी जब किसी को गिरफ्तार करता है, पूछताछ करता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में
जब खुले तौर पर कहा कि आपको बताना होगा, लिखित तौर पर देना होगा, तो अब उसके बाद ईडी ने यह लिखकर क्यों नहीं दिया जिस नोटिस के तहत केजरीवाल को बुलाया? और जो मामला देखिए चिटफंड का, नारदा शारदा का मामला है, जिसमें ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम नेताओं की भागीदारी मानी जाती है और आरोप ईडी ने लगाए हुए हैं, दर्ज की हुई है सीबीआई की फाइल में भी। उस प्रक्रिया के भीतर जाइएगा तो आज राजस्थान में जो 2 अधिकारी पकड़ कर आए, उसमें जो नवल किशोर मीणा और बाबूलाल मीणा, जिन पर आरोप है कि घूस ले रहे थे और नोटों की गड्डियां आए, वह किस मामले में था? वह भी चिटफंड का मामला था। जो मणिपुर के चिटफंड का मामला था, उसमें जिसकी संपत्ति अटैच करनी थी, जिसको गिरफ्तार करना था, संपत्ति अटैच नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे आप अगर इतना पैसा दे देंगे। यह परिस्थिति बतलाती है कि इस देश के भीतर के सिस्टम को करप्ट बनाकर, उनकी नैतिकता और नैतिक बल को खत्म कर कर उनको यह एहसास कराया जा चुका है कि आपकी मौजूदगी तभी तक है जब तक हम हैं। हम का मतलब राजनीतिक सत्ता ने अपने अनुकूल तमाम एजेंसियों को यूं ही नहीं ढाला है। वहां पर होने वाली नियुक्तियां हो, ट्रांसफर हो, वह भी उनके उस कार्यक्रम से जुड़ जाता है जहां पर राजनीतिक सत्ता अपने अनुकूल परिस्थितियों को डिफाइन करने लगती है, परिभाषित करने लगती है। आखिर के 4 बड़े सवाल। पहला सवाल, क्या इस दौर में चुनाव के वक्त में अब इंडिया गठबंधन ने मान लिया है कि ईडी के सामने खड़े होना है और इस चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव तक कोई भी ईडी के सामने पेश नहीं होगा? केजरीवाल ने विधानसभा का जिक्र किया, कांग्रेस लोकसभा का जिक्र कर रही है। खुले तौर पर यह ऐलान हो गया है और अब आपको गिरफ्तार करना है, जो करना है कीजिए, लेकिन राज्य में हमारी सत्ता होगी तो विरोध वहां भी होगा और आपके अधिकारी अगर वहां पर होंगे तो करप्शन में वह भी फंसेंगे। यह मैसेज बहुत साफ है, पहला, जो राजनीतिक तौर पर एक नए टकराव की दिशा में जाता है। दूसरा मैसेज, क्या वाकई बीजेपी ने न सिर्फ एजेंसियों का इस्तेमाल या इस तरीके से अपने अनुकूल सत्ता को बनाने के लिए, वह चाहे ईडी हो, इससे पहले सीबीआई हो, आईटी हो और अब सीआरपीएफ का भी जो जिक्र हुआ है, क्या वाकई इसका इस्तेमाल इस रूप में इस देश के भीतर किया जा रहा है? और अगर यह हो रहा है तो इससे खतरनाक स्थिति कभी हो नहीं सकती है। तीसरी सवाल, क्या इस दौर में दिल्ली में बैठी हुई सत्ता को इस बात का एहसास हो चला है कि अगर 5 राज्यों में हार गए और अपने अनुकूल एक भी राज्य नहीं आया तो इसका बड़ा व्यापक असर भारत के जनमानस पर वोटों के लेकर पड़ेगा, जो 2024 के चुनाव में सुनाई देने लगेगा। इसीलिए एक आखिरी असॉल्ट या आखिरी दांव इस दौर में दिल्ली की सत्ता खेल रही है। और चौथा सवाल, क्या इस दौर में अब विपक्ष को इस बात का एहसास हो चला है कि ईडी का मैसेज इस देश में गांव-गांव तक जा चुका है? क्योंकि जब 129 पॉलिटिशियन ईडी की फाइल में और 125 पॉलिटिशियन सीबीआई की फाइल में, और उन तमाम पॉलिटिशियन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश अगर वह बीजेपी के साथ नहीं है तो, और जो बीजेपी के साथ है उसकी फाइल ठंडे बस्ते में, यह मैसेज अगर गांव-गांव तक चला गया है तो राजनीतिक तौर पर यह विधानसभा चुनाव हो या इसकी अगली कड़ी लोकसभा चुनाव हो, मुद्दा यही बड़ा हो चला है और शायद सत्ता के लिए यह खतरे की घंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।